स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो है हम आपका मॉक टेस्ट नंबर 7 तो डिस्कस करने ही वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के जो आने वाली शिफ्टें हैं उनके हिसाब से जो आपके पेपर चल रहे हैं उनको रिव्यू करते हुए, और साथ में हम वीडियो के लास्ट में जो 6 मार्च के आपके सभी शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके दो कार्य होने वाले हैं। एक तो हम मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो आने वाले शिफ्टों में इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथ में जो आज प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और ये पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियो के लास्ट में जो आज का रिव्यू है उसको जरूर देखें, आने वाले शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगर हम बात करें आर्टिकल 51A की, तो इसमें क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 51A में आपके मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। किसका? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, और ये आपके संविधान में पहले नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन 42वां था, और जो साल थी वो थी आपकी 1976। अगर हम अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 किस में आता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ये आपका ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और अनुच्छेद 30 क्या है? तो अनुच्छेद जो 30 है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो आता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना जो होती है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार पूर्व काल के क्रम में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका परमवीर चक्र। यह आपका जो भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अगर हम इसमें बात करें परमवीर चक्र की, तो परमवीर चक्र ये आपका एक तो सर्वोच्च सेवा सम्मान होता है, और जो सबसे पहले ये मिला था तो ये आपका 1947 में ये दिया गया था। किसको? तो ये आपके सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहले ये 1947 में दिया गया था परमवीर चक्र। अगर हम कीर्ति चक्र की बात करें तो कीर्ति चक्र जो है ये अशोक चक्र का द्वितीय कैटेगरी में 1952 से दिया जाता था, लेकिन फिर इसको 1967 में इसका नाम बदलकर प्रॉपर कीर्ति चक्र कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। तो पहले ये जो अशोक चक्र के सेकंड सब्सिड्यूटरी के रूप में दिया जाता था, लेकिन फिर 1967 में इसका नाम जो है वो कीर्ति चक्र कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है? तो आपको बता दें एक दो तरीके के आयोग होते हैं। एक जिनका तो जिक्र होता है संविधान में उन्हें संवैधानिक आयोग कहते हैं, और जिनका जिक्र नहीं होता है संविधान को उनको अलग से जिक्र किया जाता है तो वो गैर संवैधानिक आयोग होते हैं। तो भारतीय संविधान में किस आयोग का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र जो है वो भारतीय संविधान में दिया गया है। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो भाग 14 में आपका ये दिया गया है, और आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल 315 से 323 तक ये आपके आर्टिकल दिए गए हैं। और वर्तमान समय में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वर्तमान समय में जो इसकी अध्यक्ष हैं वो आपकी प्रीति सूदन जी इसकी अध्यक्ष हैं। बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार जी गैर संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में किसने कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, नीचे दी गई नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा तापी नदी जो है ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बाकी कृष्णा, गोदावरी और ये कावेरी अरब सागर में नहीं गिरती हैं। अगर हम अरब सागर की और अन्य नदियों की बात करें तो एक तो इसमें आपका आ जाता है नर्मदा के बाद सिंधु आता है, तीसरी आती है आपकी माही, और चौथी आती है पेरियार नदी। ये आपकी जो 5 नदी हैं, एक तो तापी हो गया, नर्मदा, सिंधु, माही, पेरियार, ये अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि LPI जो होता है में भारत की लक्ष्य रैंक क्या थी, और 2029 तक भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो 25वां तो एक तो रैंक रहा था भारत का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और 2029 तक इसमें वृद्धि दर कितनी अपेक्षित है, तो ये 8.8% ये इसमें जो दर है वो अपेक्षित है। यहाँ पे मैंने आपको 2 प्रश्न करा दिए हैं एक प्रश्न के साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे वीडियो प्राप्त हो सकें। साथ में जो RPF के पिछले टेस्ट हो चुके हैं उनको आप लोग अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उनसे डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग जरूर देख के जाएं उनको। हाल ही में US के बाद कौन सा देश है जो WHO से अलग हो गया, तो अर्जेंटीना ने भी अभी हाल ही में अनाउंस कर दिया कि अब वो WHO से अलग हो जाएगा। और अगर हम WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और अर्जेंटीना जो है US के बाद यानी कि अमेरिका के बाद ये अगला राष्ट्र बन गया है जो WHO से अलग हो गया है। इसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर इसी में हम क्रम में बात करें तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो जाकिर हुसैन आ जाते हैं। तीसरे राष्ट्रपति की बात करें तो BB गिरी हो जाते हैं। और आपके 5 नंबर के भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे जाकिर हुसैन जी थे, और तीसरे BB गिरी जी थे, और 5वें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो BD जत्ती जो होते हैं ये आपके 5वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बराहमहिर द्वारा लिखी गई थी। तो बराहमहिर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बृहत संहिता जो है वो बराहमहिर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो छठ पूजा जो है ये आपका सूर्य को समर्पित है और बिहार के लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। बोहाग बिहू ये आपका असम से संबंधित है। अगला आता है हाल ही में चीन ने 2025 में अपना सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा मिशन चंगाई A7 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चांद के दक्षिण ध्रुव पर जल संसाधनों की जांच करना, ये चांग A67 मिशन का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नृत्य है, तो राजस्थान का एक नृत्य रूप है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा झूलन। मुद्रास्फीति जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय सही होता है, तो मौद्रिक जो होता है ये आपका उपाय सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो टैगा प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला आता है कालासम भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का अनुक्रम है। तो जो कलासम है ये किस शास्त्रीय नृत्य का अनुक्रम है, तो ये कथकली नृत्य का अनुक्रम है। डैश दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप जो है ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न आता है डैश सातवाहन वंश के शासकों को वर्ण व्यवस्था का रक्षक बताया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है जो है। और इस समय जो है सातवाहन वंश के समय जो था वो समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, इसीलिए ये गौतमी पुत्र जो है इनकी माता का नाम था। तो ये भी आपको जानकारी मिलती है कि सातवाहन वंश के समय जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। अगला आता है विकृत दृष्टि को निम्नलिखित में से किस लेंस के उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेलनकार लेंस के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक हीटर में सही ऊर्जा रूपांतरण चुने। तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो सही ऊर्जा रूपांतरण होती है वो कौन सा होता है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ताप ऊर्जा में। ये इलेक्ट्रिक हीटर का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका जो ये रूपांतरण करता है ये ताप ऊर्जा में ये रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं ब्यूटेन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ब्यूटेन का जो सामान्य सूत्र होता है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये CH4H10 जो होता है ये ब्यूटेन का सामान्य सूत्र होता है।
किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता भारत में ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी? तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि किस अधिनियम के तहत ये सत्ता हस्तांतरित कर दी गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ये सत्ता हस्तांतरित कर दी गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 50% से ज़्यादा हमने इसी से लिया है, भारत सरकार अधिनियम से। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका ये रतौंधी हो जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 2 फरवरी क्या मनाते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी डे हम 2 फरवरी को मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ अल मुबारक कबीर से सम्मानित किसे किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नेपाल के द्वारा सम्मानित किया गया था। और अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उससे पहले आप लोग जाएं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम आज का रिव्यू भी डिस्कस करने वाले हैं नीचे। तो ये हम आपसे प्रश्न पूछे लेते हैं, इसके बाद हम आपसे रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं आज का। तो 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना था? तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अयोध्या, वाराणसी, आगरा, मथुरा, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बना था? तो चलिए चलते हैं अब रिव्यू को हम डिस्कस करते हैं आज के रिव्यू को। ये पिछले वीडियो में यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 6 में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, तो सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था कि प्रधानमंत्री को सरकार की आधारशिला किसने बताया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री को सरकार की आधारशिला बताया था। अब देखते हैं आज का रिव्यू। और आप लोगों को बता दें मॉक टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम पीडीएफ्स और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मैथ के बन सकते हैं, रीजनिंग के बन सकते हैं, वो भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका आने वाले शिफ्टों में पेपर है तो मदद हो जाएगी आप लोगों की अच्छे से। चलिए अब देखते हैं आज का रिव्यू 6 मार्च का। तो आरबीआई ने किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया था? एक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक थी और एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक थी, जिसने आरबीआई ने जुर्माना लगाया था बैंकों पर। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्तीय मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली शुरू की थी? तो टोडरमल के द्वारा, ये जो मंत्री थे इनके द्वारा जो दहसाला नामक कराधान प्रणाली थी इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14% जो थी ये आपकी पुरुष साक्षरता दर थी 2011 के जनगणना के अनुसार। थीम क्या थी? तो जनगणना से ऐसा हो ही सकता कि अगर मैंने जनगणना करा दिया उससे बाहर प्रश्न बन जाए। ये अभी तक नहीं, एसएससी जीडी के एग्जाम में भी नहीं हुआ, ना किसी रेलवे के एग्जाम में होने वाला है। ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए। अगर आपने अभी भी जनगणना का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उससे बाहर जनगणना पूछा ही नहीं जा सकता। एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल में हम उसको अच्छे से करा चुके हैं, और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जनगणना और सेंसस और 5 ईयर प्लान ऐसे ये 2 टॉपिक हैं जिनसे आजकल हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे प्रश्न हम जनगणना में पहले ही करा रखे हैं आपको, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है ये आपकी थीम थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी होता है, ये जो खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू और संतरे में ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हरित क्रांति में किसका दुष्प्रभाव पड़ता है? तो रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम होती है, और यही हरित क्रांति का जो है ये दुष्परिणाम है। झूम खेती कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो बेगा जनजाति जो है इसके द्वारा झूम खेती की जाती है। 1976 के संविधान संशोधन से पहले क्या नहीं था? देख लीजिए, ये आपका पहली शिफ्ट में पूछ लिया गया था, और ये मैंने आपको, ये मॉक टेस्ट है, अभी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये हम पहले ही उसको कवर करा चुके थे मॉक टेस्ट को, लेकिन वो हमने आपका रिव्यू के चलते ये हम 2 तारीख को आपका मॉक टेस्ट डालने वाले थे ये प्रश्न जो थे, लेकिन फिर आपका रिव्यू स्टार्ट हो गए थे तो रिव्यू हम कराने लगे, लेकिन आज से हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमारे डायरेक्ट प्रश्न आपके बन रहे हैं पेपर में, तो इस वजह से हमने मॉक टेस्ट को फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो 1976 के पहले संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 के बाद। अगला आता है हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक
गोवा के राज्यपाल ने लिखी है और गोवा के राज्यपाल कौन है? तो श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के राज्यपाल हैं। भारत में विधान परिषद किस अधिनियम से लागू होता है? तो 1861 का भारतीय विधान परिषद अधिनियम के तहत ये नियम लागू होता है। हरित क्रांति पर किस फसल पर जोर दिया गया था? तो गेहूं और चावल जो है हरित क्रांति में इस फसल पर ज़्यादा जोर दिया गया था। 1857 की क्रांति में गोरखपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो महमूद हसन ने 1857 की क्रांति ने गोरखपुर से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आता है, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। भारतमाला परियोजना जो होती है इसकी लंबाई कितनी है? तो 51,000 किलोमीटर जो है ये भारतमाला परियोजना की लंबाई है। मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन कौन सा संस्थान करता है? तो UNDO के द्वारा ये मानव विकास सूचकांक जो होता है इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला आता है, अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख है? तो राज्य आपातकाल से संबंधित है आपका अनुच्छेद 356। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत है? तो अनुच्छेद 37 जो होता है ये स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये आपके गैर न्याय संगत हैं, इनको कोर्ट द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता, ये राज्य के ऊपर है। पंचवर्षीय योजना किस देश से लाई गई थी? तो सोवियत संघ यानी कि USSR में, जो वर्तमान समय में रसिया है, उससे ये पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों विफल हुई थी? क्योंकि उस समय 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था। और आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना से एक चीज़ और याद रखनी है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति जो थी, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही चलाई गई थी। अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 342 जो है ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। भारत का जनघनत्व कितना है? तो ओवरऑल इंडिया का पूछा गया है, तो 382 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका ओवरऑल जनसंख्या घनत्व है। अगला आता है, खरीफ फसल कौन सी है? तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं खरीफ फसल को। अक्टूबर में काटते हैं, वो अक्टूबर नवंबर से में आता है। भारत और ओमान के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो अल नजह जो है ये भारत और ओमान के बीच युद्ध होता है। सुबह ही मैंने वीडियो डाली थी एक्सरसाइज की कौन सी होती है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सीधा प्रश्न बन गया है। 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 17.94 जो है ये आपका जनसंख्या प्रतिशत है 0 से 6 वर्ष की आयु का। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमने आयरलैंड से लिए थे। और बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें, ये फॉर्मेट बेटर है कि साथ में हम मॉक टेस्ट कराएं, उसके लास्ट में हम आपसे रिव्यू भी डिस्कस करें, कि आपको सिर्फ रिव्यू ही डिस्कस कराएं, क्योंकि रिव्यू में हम आपको प्रश्न नहीं दे पा रहे थे कल के, जो पूछे जाने की संभावना बनती है। तो अब हम इस वीडियो के तहत हम आपको कल जो पूछे जाने की संभावना या जो आगे पूछे जाने की शिफ्टों में संभावना है, उसके साथ साथ हम आपको आज का रिव्यू भी कवर करा दे रहे हैं। तो इससे हमारे दोनों काम हो रहे हैं, एक तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और जो आज पूछे जा रहे हैं इनसे जो रिपीट हो सकते हैं वो भी हमारे कवर हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा स्कोप लेके चल रहे हैं, तो ये बेटर तरीका होगा। बाकी आप लोग भी हमें सजेशन दे सकते हैं कि किस फॉर्मेट में इसको जारी रखा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, जिससे कि हम लोग और बेटर कंटेंट ला सकें आप लोगों के लिए, और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस में RPF में मदद कर सकें। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।